हेलो स्टूडेंट्स, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में जो है हम आपको बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2011 का जो है हम आपको क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करवा दिए थे और इस वीडियो में हम 2012 का जो ऑब्जेक्टिव पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो नीतीश डायमंड नाम से हमारा चैनल है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेंगे ताकि आगे आने वाला जो भी वीडियो होगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेगा। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला सवाल है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के अपवर्तन के जो है मुख्य रूप से 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। ये भी आप याद रखेंगे, प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं। चलिए सवाल नंबर 2 पे हम चलते हैं। आपका सवाल नंबर 2 है कि दिष्ट धारा के कुछ स्रोत के नाम लिखिए। तो दिष्ट धारा के जो है, दिष्ट धारा का मतलब सबसे पहले क्या होता है, दिष्ट धारा को हम लोग कहते हैं डायरेक्ट करंट। जो होते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक होता है डीसी करंट और दूसरा होता है आपका एसी करंट। ठीक है, जिसमें हम लोग एसी करंट को जो है, एसी करंट को हम लोग अल्टरनेटिव करंट कहते हैं। तो इसको भी आप याद रखिएगा। अब हम आपको दिष्ट धारा के स्रोत का नाम बता देते हैं। तो दिष्ट धारा का तो एक स्रोत आपका हो जाता है डीसी जनरेटर। क्या हो जाता है? डीसी जनरेटर, जिसको हम लोग हिंदी में जनित्र भी कहते हैं। और एक दूसरा आपका हो जाता है बैटरी। ठीक है, तो बैटरी जो होता है, बैटरी भी आपको दिष्ट धारा लेके देता है, ये भी आप याद रखिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अब सवाल नंबर 3 की तरफ। आपका तीसरा सवाल है कि हमें वन एवं वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। देखिए, हमें जो है वन और वन में रहने वाले जो जीव होते हैं उसको बचाना बहुत ही अनिवार्य होता है, क्योंकि अगर हम वन और उसमें रहने वाले जीवों का संरक्षण नहीं करेंगे तो हमारा पर्यावरण जो है ये पूरी तरह से संतुलित नहीं रह पाएगा। तो पर्यावरण को संतुलित रखने के लिए वन और उसमें रहने वाले जो भी जीव होते हैं उसको हम लोग संरक्षित करते हैं, उसको बचा करके रखते हैं। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 4 है आपका। सवाल नंबर, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है। तो ये सवाल जो है आपका 2011 के सेट में भी दिया हुआ था और इस सेट में भी दिया हुआ है। तो इसको आप अच्छी तरह से याद रखिएगा कि मनुष्य जो होता है, मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। मनुष्य के कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। और ये कहीं कहीं आपको 23 जोड़ा भी लिखा हुआ मिलता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे। साथ ही साथ हम आपको कुछ और जीवों में गुणसूत्र की संख्या बता देते हैं। जैसे आप याद रखेंगे, जैसे चिंपैंजी जो होते हैं, तो चिंपैंजी जो होता है, चिंपैंजी उसमें गुणसूत्र की संख्या 48 होती है। ठीक है, कबूतर जो होता है, कबूतर पक्षी जो होती है, इसमें गुणसूत्र की संख्या होती है 80। घोड़ा जो होता है, घोड़ा, ठीक है, तो घोड़ा में गुणसूत्र की संख्या पाई जाती है 64। चूहा जो होता है, चूहा में गुणसूत्र की संख्या होती है 40। चूहा का नाम भी है चौपे और चौसे 40 ही आप याद रखिएगा। ठीक है, इसमें भी आप याद रखेंगे, ये भी आपसे सवाल कभी कभी पूछ लेता है। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आपका 5वां सवाल है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या है। तो सबसे पहले जो है हम थोड़ा विद्युत धारा के बारे में जानते हैं। तो विद्युत धारा को हम लोग किससे सूचित करते हैं? आई से। और आई बराबर आपका सूत्र होता है Q/T, जहाँ Q को हम लोग कहते हैं आवेश और T को कहा जाता है समय। ठीक है, और आवेश का मात्रक आपका हो जाता है कूलम्ब। आवेश का मात्रक आपका होता है कूलम्ब और समय का मात्रक होता है सेकंड। तो यहाँ से आपको
विद्युत धारा का ऐसा ही मात्रक मिलता है कूलम्ब प्रति सेकेंड। और इसी कूलम्ब प्रति सेकेंड को जो है याद रखिएगा, इसी कूलम्ब प्रति सेकेंड को एम्पियर भी कहा जाता है। तो आप याद रखेंगे कि विद्युत धारा का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो एम्पियर होता है। ठीक है। और अगर आपको एम्पियर नहीं लिखा रहे तो आप कूलम्ब प्रति सेकेंड भी लगा सकते हैं, ये भी आप याद रखेंगे, कभी कभी सवाल में ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका, गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, तो इसकी फोकसांतर क्या है। तो आपसे पूछा जा रहा है फोकस, तो एफ बराबर आप फॉर्मूला जानते हैं R/2 होता है। और यहाँ पर जहाँ आर क्या है आपका वक्रता त्रिज्या है, आर का मान आपको दिया हुआ है, वक्रता त्रिज्या का मान 20 सेंटीमीटर, तो हम 20 और बटे 2 कर लेंगे, इसे 2 से काटेंगे 10 बार में जाएगा तो आ जाएगा आपको 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या इसका कितना हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। सवाल नंबर 7 है आपका, 2 मीटर फोकसांतर वाले उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात करें। तो 2 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता आपको कह रहा है। तो क्षमता P बराबर फार्मूला होता है 1/F। ठीक है। अब यहाँ पर जो है आपको F का मान दिया हुआ है 2 मीटर, F का मान कितना दिया हुआ है, 2 मीटर दिया हुआ है। तो 1/, आप जो है इसका मान रख दीजिए 2। ठीक है, मीटर में ही। तो यहाँ पे जो है आपको यहाँ पे बिल्कुल भी मात्रक चेंज नहीं करना है, और जो भी आपको आंसर निकलेगा यहाँ आपको मात्रक बिल्कुल भी चेंज नहीं करना है, और आपका जो आंसर निकलेगा वो पूरी तरह से सही निकलेगा। ठीक है। तो और यहाँ से अब जब आप 1 में 2 से भाग देंगे तो आपको आ जाएगा 0.5। ठीक है। और इसको आप लिख देंगे 0.5 डी डायोप्टर। ठीक है। इसी को हम लोग 1/2 मीटर यहाँ पे लिखते, तो इसको हम 1/m इसका मात्रक भी लिख सकते हैं, या फिर m⁻⁻1 भी इसका मात्रक लिखा जाता है। और इसीलिए जो है क्षमता का मात्रक डायोप्टर या m⁻⁻1 जिसको हम लोग प्रति मीटर कहते हैं, दोनों होता है। तो ये भी आप याद रखेंगे कि क्षमता का जो मात्रक होता है वो डायोप्टर भी होता है और प्रति मीटर भी होता है। ठीक है। चलिए अब हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट सवाल है, इथेनॉल का संरचना सूत्र लिखिए। तो इथेनॉल जो होता है, इथेनॉल यह एक अल्कोहल होता है और इसका संरचना सूत्र हो जाता है आपका C2H5OH। ठीक है। इथेनॉल का संरचना सूत्र क्या होता है, C2H5OH, इसे आप याद कर लेंगे। चलिए अगले सवाल नंबर 9 में कह रहा है आपको कि हरित लवक के किस भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। तो हरित लवक जो होता है, हरित लवक जिसको हम लोग क्लोरोप्लास्ट भी कहते हैं, तो याद रखिएगा क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में। ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के प्रथम भाग में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पूर्ण होती है। अब हम लोग सवाल नंबर 10 को देखते हैं। सवाल नंबर 10 है आपका कि रक्त के जमने का क्या कारण है। प्लेट्स के कारण क्या होता है, हमारा रक्त जम जाता है। जब हम लोगों का जो होता है कहीं पे कभी चोट लग जाता है या कट जाता है तो रक्त शरीर से बहने लगता है, और वह रक्त धीरे धीरे क्या होता है, कुछ देर के बाद जमने लगता है और रक्त बहना रुक जाता है। तो वो किसके कारण जमने लगता है, प्लेटलेट्स के कारण। वह हवा के संपर्क में आकर के क्या चिपचिपा द्रव बना लेता है, जिसके कारण हमारा खून बहना धीरे धीरे बंद हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 11 में आपसे पूछा जा रहा है कि मानव में वहन तंत्र के घटक कौन से हैं। तो मानव में वहन तंत्र का मतलब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि वहन तंत्र क्या है। ठीक है। वहन तंत्र वैसे तंत्र को कहा जाता है जो हमारे शरीर में ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, और जो भी पोषक तत्व होते हैं, ठीक है, जो भी पोषक तत्व होते हैं उसे, और हार्मोन,
ठीक है। इन सभी को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम करते हैं, उसे हम लोग वहन तंत्र कहते हैं। तो वहन तंत्र में मुख्य रूप से आ जाते हैं, एक आपका आ जाता है रक्त और दूसरा आ जाता है लसिका। ठीक है, तो रक्त और लसिका ये दोनों के दोनों जो हैं वहन तंत्र हैं, और ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हार्मोन, इन सभी को एक जगह से दूसरी जगह शरीर में ले जाने का काम करते हैं। चलिए हम लोग अगले सवाल की तरफ चलते हैं। सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 में आपसे पूछा जा रहा है कि सोडियम जल से संयोग कर क्या बनाता है। तो देखते हैं हम सोडियम जल से संयोग करके क्या बनाता है। सोडियम को हम ले लेते हैं, ठीक है, और इससे हम जल से अभिक्रिया कराते हैं, H2O से जब हम इसे अभिक्रिया कराते हैं तो बनता है हमारा NaOH, और इसके साथ आपका बन जाता है H2, हाइड्रोजन गैस बन जाता है। ठीक है, तो याद रखिएगा आप कि सोडियम जो होता है वह जल से अभिक्रिया करके, सोडियम जल से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, NaOH, जिसे हम लोग कास्टिक सोडा भी कहते हैं, बनाता है, और साथ ही साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। और अगर हम ऊपर की तरफ तीर का निशान लगा देते हैं तो यह गैस का संकेत होता है, और अगर हम नीचे की तरफ तीर का निशान लगाएं तो यह जो है ये अवक्षेप का संकेत होता है। ठीक है, सवाल नंबर 13 है आपका कि निम्न समीकरण को संतुलित करें। हमें ये समीकरण को संतुलित करना है, तो संतुलित करने के लिए समीकरण को हम क्या करते हैं, दोनों तरफ प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या को हम लोग बराबर करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग इसे संतुलित करने के लिए क्या करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि बाएं तरफ जो है हाइड्रोजन की संख्या इधर 1 और यहाँ पे 2, 3 है, जबकि दाएं तरफ जो है हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 2 है। ठीक है, तो इधर हम क्या करते हैं, थोड़ा सा हम पहले स्थान पे 2 लगा देते हैं। ठीक है, पहले स्थान पे 2 लगा देते हैं, तो यहाँ पे आपको हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 2, और दाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है 2, और यहाँ पे कुल मिला के बाएं तरफ 2 और 2, 4 हाइड्रोजन की संख्या हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे भी हम 2 लगा देंगे। ठीक है, दाएं तरफ भी हम यहाँ पर 2 लगा देंगे, तो हाइड्रोजन की संख्या हमें मिल जाती है। अब हम देखते हैं, थोड़ा फिर से सबको गिन करके देखते हैं। ठीक है, तो बाएं तरफ जो है हाइड्रोजन की संख्या इधर हो गई है 2 और 2, 4, और दाएं तरफ हाइड्रोजन की संख्या 4 हो गई है। ऑक्सीजन की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या जो है वो 3 दूना 6 हो गया है, और 2 8 हो गया है। और दाएं तरफ हम देखते हैं इधर जो है ऑक्सीजन की संख्या हो गई है 3 दूनी 6 और 2 8, तो इधर भी ऑक्सीजन की संख्या 8 हो चुकी है। नाइट्रोजन की संख्या दाएं तरफ 1 है, और नहीं, नाइट्रोजन की संख्या 2 है, हम 2 लगाए थे यहाँ पे, और इधर भी नाइट्रोजन की संख्या 2 है। ठीक है, कैल्शियम की संख्या 1, और दाएं तरफ भी कैल्शियम की संख्या 1 है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी तत्व के परमाणुओं की संख्या जो है बराबर हो चुकी है बाएं और दाएं तरफ। मतलब हम ये समझे कि यहाँ पर जो है हमें 1 नंबर में क्या करना है, यहाँ पे हमें 2 लगाना है, और यहाँ पे भी हमें क्या करना है, 2 लगाना है। ठीक है, तो अगर हम इस दोनों जगह पे 2 लगा देते हैं तो हमारा ये समीकरण जो है, ये समीकरण संतुलित हो जाता है। ठीक है, इस तरह से जो है आप इस पर प्रैक्टिस करके इसको संतुलित करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अब है आपका सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 जो है यह, इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है। देखिए, यह सवाल जो है यह पिछले साल भी जो है आपको 2011 में भी ये सवाल पूछा गया था, और 2012 में भी ये सवाल पूछा गया है। कभी ये आवर्त की संख्या पूछ लेते हैं तो कभी वर्ग की संख्या पूछ लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम आपको समझा देते हैं कि आवर्त क्या हो। अगर हम लोग आवर्त की बात की जाए तो जो क्षैतिज रेखाएँ होती हैं, क्षैतिज रेखाएँ जो होती हैं, ठीक है, ये जो क्षैतिज रेखाएँ होती है इसे हम लोग आवर्त कहते हैं, और इसकी जो संख्या होती है वो
7 होती है। क्षैतिज रेखाओं की कुल संख्या 7 होती है, जिसे हम लोग आवर्त कहते हैं। ठीक है। और एक खड़ी रेखाएं होती हैं और इसकी जो कुल संख्या होती है वो होती है 18 है, जिसे हम लोग वर्ग कहते हैं। ठीक है। खड़ी रेखाओं को क्या कहते हैं? वर्ग कहते हैं। और क्षैतिज जो सोई हुई रेखाएं होती है इसे हम लोग आवर्त कहते हैं। तो आवर्त की कुल संख्या जो है ये 7 होती है और वर्गों की कुल संख्या 18 होती है। ठीक है। जिसमें आप लोगों को जो है सो कुछ इस तरह का पीरियोडिक टेबल देखने के लिए मिलता है। ठीक है। इस तरह का कुछ पीरियोडिक टेबल आपको देखने के लिए मिलता है। इस तरह का आपका पीरियोडिक टेबल आता है। ठीक है। जिसमें इस तरह की जो रेखाएं होती है, इस तरह से जो होती है, इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग आवर्त कहते हैं। इसकी संख्या 7 होती है। और इस तरह की जो ये लाइनें होती हैं इसे हम लोग वर्ग कहते हैं और इसकी कुल संख्या होती है 18। तो इसे भी आप अच्छी तरह से ध्यान में रखेंगे। वर्ग की संख्या कुल होती है, वर्गों की संख्या 18 होती है और आवर्त की संख्या 7 होती है। ठीक है। दोनों आप ध्यान में रखेंगे। ये जो है एक साल आगे पीछे करके ये सवाल पूछते रहते हैं, तो इसे आपको भूलना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15 में आपको कह रहा है कि CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या है? तो देखिए ये काफ़ी फेमस सवाल है, CaOCl2। और यह जो है इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं? तो इसको हम लोग विरंजक चूर्ण के नाम से जानते हैं। इसे हम लोग क्या कहते हैं? विरंजक चूर्ण कहते हैं। या फिर इसी को जो है इसी का एक और नाम है जिसे हम लोग इंग्लिश में ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसको इंग्लिश में हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी कहते हैं। और इसका उपयोग जो है, ठीक है, इसका उपयोग किस काम में किया जाता है? तो याद रखिएगा इसका उपयोग जो है कपड़ों को वॉश करने में किया जाता है, कपड़ों की सफाई करने में या फिर पानी की सफाई में इसका इस्तेमाल होता है। ठीक है। तो ये दोनों बातें आप याद रखेंगे। चलिए तो ये जो है आपका बिना ऑप्शन वाले जो सवाल थे वो सवाल आपके समाप्त हो चुके हैं। अब आपको आगे जो सवाल मिलेगा वो ऑप्शन वाले सवाल मिलते हैं और ऑप्शन वाले सवाल भी जो हैं आपको कुल मिलाकर के यहाँ से 20 सवाल मिलते हैं। ठीक है। जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिया जाता है, जिसमें एक ऑप्शन आपका सही है। में जो है आप कंटिन्यू बने रहेंगे और हम लोग आगे जो है 20 और सवाल को करते हैं, तो इसे भी आप ध्यान से देखेंगे और अच्छी तरह से प्रत्येक सवाल को हम बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़िया से करते जाएंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे और अच्छी तरह से समझेंगे। चलिए नेक्स्ट सवाल है हमारा नेक्स्ट सवाल है कि पायरुवेट के विखंडन से कार्बन डाइऑक्साइड जल तथा ऊर्जा देता है और यह क्रिया होती है। मतलब पायरुवेट के विखंडन के कारण जो होता है कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा, ये 3 चीज़ निकलता है। यह क्रिया कहाँ पे होती है? तो हम लोग जानते हैं कोशिका जो होता है, कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है और इसी माइटोकॉन्ड्रिया में जो है सो ये क्रियाएँ होती है। और माइटोकॉन्ड्रिया में जो होता है इसमें पायरुवेट के विखंडन से ऊर्जा का निर्माण होता है। और इस ऊर्जा का निर्माण किस रूप में होता है? तो ये भी आप याद रखेंगे। ऊर्जा का निर्माण जो होता है वो ATP के रूप में होता है। ठीक है। ATP के रूप में ऊर्जा का निर्माण होता है, जिसका फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। इसका फुल फॉर्म क्या हो जाता है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। और कितने ऊर्जा का निर्माण होता है? तो याद रखिएगा 38 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। तो आपका जो है पहले सवाल का जवाब हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, माइटोकॉन्ड्रिया में। ठीक है। हमारा अगला सवाल है और इसमें थोड़ा सा हम ऑप्शन पे भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपका कोशिका द्रव जो है, तो कोशिका द्रव में भी ऊर्जा का निर्माण होता है और आप इसमें याद रखेंगे इसमें कुल मिलाकर के 4 ATP ऊर्जा का निर्माण होता है। ठीक है। जिसमें 2 ATP ऊर्जा जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया में समाप्त हो जाता है। अब आपका जो अगला सवाल है नेक्स्ट ऑप्शन सी है, इसमें हरित लवक लिखा हुआ है। तो हरित लवक जो होता है यह पत्तियों में पाया जाता है और हरित लवक में क्लोरोफिल पाया जाता है और क्लोरोफिल के कारण के बिना जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बिल्कुल भी संभव नहीं है। और क्लोरोफिल का काम क्या होता है? तो ये भी आप याद रखेंगे। क्लोरोफिल का काम होता है, ये क्या करते हैं? प्रकाश को, सूर्य के प्रकाश को अवशोषित करने का काम करते हैं। उसके बाद केंद्रक आ जाता है। तो केंद्रक को जो है, केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? तो इसको कोशिका का
दिमाग भी कहा जाता है। इसे कोशिका का हम लोग दिमाग भी कहते हैं। ये भी याद रखेंगे, क्योंकि कोशिका जो होता है, कोशिका में सभी कार्यों का नियंत्रण केंद्रक ही करता है। ठीक है, चलिए अब अगर हम लोग देखते हैं सवाल नंबर 2 है आपका, निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। देखिए, लेंस बनाने में जो होता है जल का भी इस्तेमाल होता है, कांच का तो इस्तेमाल होता ही है, प्लास्टिक का भी इस्तेमाल होता है। प्लास्टिक भी जो होता है जिसको हम लगाते हैं तो फाइबर का होता है, प्लास्टिक होता है। इसमें किसका इस्तेमाल नहीं होता है, तो मिट्टी का इस्तेमाल नहीं होता है लेंस बनाने में। ठीक है, चलिए अगले सवाल हम लोग देखते हैं। अब सवाल नंबर 3 को हम लोग देख लेते हैं। सवाल नंबर 3 है आपका, किसी बिंब का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार का प्राप्त करने हेतु बिंब को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखें। तो देखिए, सबसे पहले उत्तल लेंस जो होता है, उत्तल लेंस आपका कुछ इस तरह का दिखता है, इस तरह का आपका उत्तल लेंस दिखता है। ठीक है, और उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसे क्या कहा जाता है, अभिसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, इसको हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। अब देखिए, अगर हमें किसी भी वस्तु का वास्तविक का मतलब होता है उल्टा, वास्तविक का मतलब क्या होता है, उल्टा। ठीक है, तो वास्तविक और समान आकार का प्रतिबिंब प्राप्त करना हो, समान आकार जैसे ही आप देख लें, ठीक है, तो आपका दिमाग तुरंत ठनकना चाहिए कि समान आकार जैसे ही हमें मिले, तो चाहे वो दर्पण हो या फिर लेंस हो। ठीक है, तो वस्तु हमेशा जो है, वस्तु वक्रता केंद्र पे ही रहेगा। ठीक है, इसमें हम लोग दर्पण के लिए वक्रता केंद्र इस्तेमाल करते हैं, और इसी को जो है लेंस के लिए हम लोग 2F लिखते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वक्रता केंद्र पर। सवाल नंबर, अब हम अगला देखते हैं, सवाल नंबर 4। अगला सवाल है आपका कि सामान्य दृष्टि से वयस्क के लिए सुस्पष्ट दर्शन की अल्पतम दूरी लगभग होती है। देखिए, सामान्य दृष्टि के लिए अल्पतम दूरी जो होती है, सामान्य दृष्टि के लिए या सामान्य आँख के लिए न्यूनतम देखने के लिए जो दूरी होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, और साथ ही साथ आप याद रखेंगे कि अधिकतम दूरी कितनी होती है, तो अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ये भी आप लोग अच्छी तरह से याद रखेंगे। ठीक है, ये सवाल जो है आपको 2011 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया था, तो ये बहुत ही मोस्ट VVI क्वेश्चन है। इसको आप अच्छी तरह से दिमाग में बैठा लेंगे। ठीक है, इसे आप अच्छी तरह से याद रखेंगे कि अल्पतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। 25 सेंटीमीटर से नज़दीक अगर कोई चीज़ हमारे आँख के सामने रखा जाए तो वो चीज़ हमें स्पष्ट जो है अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता है, और अधिकतम दूरी जो होती है वो अनंत होती है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर की दूरी को ही हम लोग निकट बिंदु के नाम से भी जानते हैं। इसे आँख का निकट बिंदु भी कहा जाता है। ठीक है, और आपसे अगर पूछ दे कि आँख का निकट बिंदु किसे कहते हैं, तो 25 सेंटीमीटर की दूरी को ही क्या कहते हैं, निकट बिंदु। और अगर आपसे पूछ दें कि आँख का दूर बिंदु किसे कहा जाता है, तो दूर बिंदु जो होता है आँख के लिए क्या होता है, अनंत होता है। आँख के लिए दूर बिंदु क्या होता है, अनंत होता है। ठीक है, और इसमें आपको जिस सवाल का जवाब पता हो तो उसे जो है आप कमेंट बॉक्स में लिख भी सकते हैं, ताकि ये जो है आपको वीडियो देखते देखते सवाल का जवाब भी याद होते जाएगा। चलिए, सवाल नंबर 5 है आपका, लोहे की परमाणु संख्या है। तो लोहे की परमाणु संख्या कितनी होती है, इसको बताने से पहले हम आपको ऑप्शन में जितने भी दिए हुए हैं सभी तत्वों का नाम हम आपको बता दें। परमाणु संख्या 23 किसका हो जाता है, तो परमाणु संख्या 23 होता है वैनेडियम का। ठीक है, उसके बाद 24 हो जाता है क्रोमियम का, 24 हो जाता है क्रोमियम का। ठीक है, उसके बाद आपका 25 हो जाता है मैग्नीज का, 25 मैग्नीज का हो जाता है। और उसके बाद 26 जो है ये आपका हो जाता है आयरन का। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसी को हम लोग लोहा भी कहते हैं। ठीक है, लोहा का संकेत आपका क्या होता है, Fe हो जाता है। ठीक है, जिसे हम लोग इंग्लिश में आयरन भी कहते हैं। और आप अच्छी तरह से जानते होंगे
आपको अगर जवाब पता है कि आयरन जो होता है हमारे शरीर में, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, अगर इसका जवाब आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। ठीक है, आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है। ठीक है, चलिए हम आपको बताते हैं। आयरन की कमी से जो होता है एनीमिया नामक रोग होता है। आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया नामक रोग होता है। अगर आपके खून में, लाल खून में जो होता है आयरन की कमी हो जाती है तो आपका लाल खून बनना धीरे धीरे कम हो जाता है और आपके शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा घटने लगती है और इस रोग को हम लोग एनीमिया रोग के नाम से जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला सवाल है आपका। नेक्स्ट सवाल है आपका, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। देखिए, लाल लिटमस को नीला कर रहा है। लाल लिटमस को नीला करना किसका काम होता है? तो आप अच्छी तरह से जानते होंगे, लाल लिटमस को नीला करना किसका काम है? क्षार का काम है। जबकि अम्ल क्या करता है? अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल क्या करता है? अम्ल नीला को क्या करता है? लाल करता है और क्षार लाल को नीला करता है। ठीक है, तो सवाल दिया है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर रहा है, इसका मतलब है वो क्या होगा? क्षार होगा। और क्षार का जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? तो 7 से लेकर के 7 से 14 के बीच होता है। किसका? क्षार का पीएच मान। ठीक है, और अम्ल का जो पीएच मान होता है, अम्ल का पीएच मान वो 0 से लेकर के 7 के बीच होता है और 7 पीएच वाले जो होते हैं वो क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। तो सवाल में पूछा गया था कि लाल लिटमस को नीला कर देता है, कोई विलयन है जो लाल लिटमस को नीला कर रहा है, तो वो क्या होगा? अम्ल होगा या क्षार होगा? अब आप खुद कमेंट में लिखेंगे कि अम्ल होगा या क्षार होगा। वो क्या होना चाहिए? लाल को नीला कर रहा है, तो लाल को नीला कौन करता है? क्षार करता है। अभी तुरंत हम आपको बताए हैं। और क्षार का पीएच मान कितना होता है? 7 से ज़्यादा होता है। अब आपके ऑप्शन में 7 से ज़्यादा किस में है? ए, बी, सी या डी, किस में है? तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी में है। ठीक है, 7 से ज़्यादा यानी 10 है, तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 7 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या, इसका जवाब हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि वर्गों की संख्या कुल कितनी है? 18 है और आवर्त की संख्या कितनी है? 7 है। चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 8। सवाल नंबर 8 है, बॉन्ड CHO अभिक्रिया मूलक को क्या कहते हैं? देखिए, ये सवाल जो है आपको पिछले बार भी पूछा गया था। 2011 के सेट में भी ये सवाल पूछा हुआ था, लेकिन उसमें आपसे पूछा हुआ था एल्कोहल का और इसमें आपसे पूछ लिया गया है एल्डिहाइड का। देखिए, हम आपको एल्कोहल का भी बताए थे, एल्डिहाइड का भी बताए थे और कीटोन का भी बताए थे, जिसको हम फिर से बता देते हैं। देखिए, एल्कोहल जो होता है, एल्कोहल का हो जाता है आपका OH, कीटोन का हो जाता है CO, एल्डिहाइड का हो जाता है CHO। ठीक है, तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। सवाल नंबर 8 है आपका। इससे पहले हम लोग थोड़ा सा कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट को देख लेते हैं जो आपको अगले आने वाले एग्ज़ाम में पूछा भी जा सकता है, तो इसे भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। ये भी आपके लिए मोस्ट भी आए हैं, इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ईथर जो होता है, ईथर का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो याद रखिएगा, ईथर का क्रियाशील मूलक होता है बॉन्ड O। और एब्सिसिक एसिड का जो क्रियाशील मूलक होता है वो होता है आपका बॉन्ड COOH, COOH हो जाता है आपका एब्सिसिक एसिड का क्रियाशील मूलक। तो इसे भी आप याद रखिएगा, ये भी सवाल में काफ़ी बार पूछा जाता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल की ओर। सवाल नंबर 9 की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित करता है? देखिए, विद्युत शक्ति के लिए, विद्युत शक्ति जो होता है इसे हम लोग P से डिनोट करते हैं और P बराबर फार्मूला होता है VI। P बराबर आपका फार्मूला हो जाता है V²/R और P बराबर आपका फार्मूला होता है IR²।
ठीक है। तो ये फार्मूला होता है, ये सभी आपका P बराबर फार्मूला हो जाता है। तो इसमें से आप ऑप्शन में देखेंगे कि इसमें से कौन सा फार्मूला जो है नहीं आया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है I²R, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन बिल्कुल भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है इसका जवाब, नंबर 9 का जो जवाब है ये आपका 9 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को क्या कहते हैं। तो देखिए विद्युत धारा किसके द्वारा उत्पन्न किया जाता है, तो जो जनरेटर होता है उसके द्वारा विद्युत धारा उत्पन्न किया जाता है। तो विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को हम लोग क्या कहते हैं, जनित्र कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। साथ ही साथ एमीटर क्या होता है, तो एमीटर से हम लोग क्या करते हैं, धारा को मापते हैं, विद्युत धारा को हम लोग एमीटर से मापते हैं। और मोटर क्या कहता है, तो मोटर का काम होता है जो विद्युत ऊर्जा होता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलना। ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने का काम करता है। और जनरेटर जो होता है ये यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है। साथ ही साथ गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है, तो इसे भी आप याद रखेंगे, इसके बारे में भी सवाल में पूछ लिया जाता है, ठीक है। मोस्ट भी आया है। गैल्वेनोमीटर का काम होता है, ये धारा को मापने का काम करता है, इसका काम है धारा को मापना, ठीक है। ये बिल्कुल एमीटर के ही तरह व्यवहार करता है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 11 को हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 11 है आपका, लघुपथन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होता है। देखिए लघुपथन के, जिसको हम लोग शॉर्ट सर्किट कहते हैं, शॉर्ट सर्किट कैसे हो जाता है, जब दो प्लस और माइनस वाले तार जो होते हैं, जैसे एक प्लस का तार होता है, ठीक है, एक प्लस का तार होता है और एक माइनस का तार होता है, ठीक है। और ये दोनों जब एक दूसरे से सट जाते हैं, ठीक, जब ये दोनों एक दूसरे से सट जाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे चिंगारी निकलने लगती है। और ऐसी स्थिति में क्या होता है, जब चिंगारी निकलने लगती है, ऐसी स्थिति में परिपथ में विद्युत धारा जो होता है, विद्युत धारा का मान काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो आपका सवाल, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा कि विद्युत धारा का मान क्या होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। तो जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण इसमें से कौन सा नहीं है, कौन सा ऐसा चीज़ है जो जीव से प्राप्त नहीं हो सकता है। देखिए लकड़ियाँ जो होती है ये हमें जैव मंडल में मिलता है, ठीक है। उसके बाद गोबर गैस ये भी मिल जाता है, कोयला ये भी मिल जाता है, ठीक है। तो इसमें कौन सा चीज़ जो है जो जीवों से प्राप्त नहीं होगा, तो नाभिकीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा जीवों से प्राप्त नहीं होगा। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है। तो क्या कर रहा है, ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है और उच्च गलनांक वाला जो है वो यौगिक निर्मित करता है, और यह यौगिक जल में विलय है। तो मुख्य रूप से हम लोग ध्यान देंगे कि इसमें जल में घुलनशील कौन होगा, ठीक है। जल में घुलनशील कौन सा यौगिक होगा जो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करने के बाद जल में घुल सकता है। देखिए अगर कैल्शियम ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगा तो ये क्या बना लेगा, CaO बना लेगा। अगर ये भी क्रिया करता है तो O2 बनाएगा। सिलिकॉन अभी क्रिया करता है तो SiO बनाएगा, ठीक है। अगर सिलिकॉन अभिक्रिया करता है तो ये SiO2 बनाएगा। और अगर लोहा अभिक्रिया करता है तो ये Fe2O3 बनाएगा, ठीक है। अब इसमें से हम लोग देखते हैं, इसमें जो है CaO जो है ये कैल्शियम ऑक्साइड है, जिसे हम लोग चूना के नाम से भी जानते हैं, इसे चूना भी कहा जाता है, ठीक है। और ये जो है
ये जल में पूरी तरह से घुलनशील होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, एथेन का आणविक सूत्र C2H6 है। इसमें कितने सहसंयोजक बंधन है? मतलब इसमें आपको बताना है कि कितने सहसंयोजक बंधन है। देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है और ये बहुत ही पेचीदा सवाल माना जाता है। ठीक है, लेकिन बहुत ही आसान है, इसमें आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसान है और आप अच्छी तरह से इसे समझ जाएंगे, बस आप ध्यान से इसे देखेंगे। ठीक है, देखिए एथेन का आणविक सूत्र क्या होता है? C2H6 है। इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसका संरचना सूत्र लिखते हैं किसका? C2H6 का। तो C2 है तो हम 2 कार्बन लगाएंगे। ठीक है, और कार्बन लगाएंगे, दोनों के बीच जो है एथेन है, तो एथेन के लिए मतलब एल्केन समूह का है तो एक बंधन देंगे और उसके बाद इसमें हम हाइड्रोजन को बिछाएंगे। तो हाइड्रोजन की कुल संख्या इसमें कितनी हो जाएगी? हाइड्रोजन की संख्या हो जाएगी यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हाइड्रोजन हो जाएंगे। और इसमें अगर हम लोग बंधन को गिनते हैं, कुल कितने बंधन हैं, हमें सिर्फ इसमें बंधन गिनना है। ठीक है, हमें हाइड्रोजन से कोई भी मतलब नहीं है और वही जो बंधन होंगे वही सहसंयोजक बंधन कहलाएंगे। तो इसमें अगर हम मुख्य रूप से अगर हम बंधन को गिनते हैं, ठीक है, तो इसमें कुल मिलाकर के कितने बंधन हैं? तो कुल मिलाकर के अगर इसमें देखा जाए तो इसमें 1 2 3 4 5 6 और बीच वाला एक 7। तो इसमें कुल मिलाकर के कितने सहसंयोजक बंधन हैं? 7 सहसंयोजक बंधन है। ठीक है, इसी तरह से हो सकता है आपको कोई और सवाल दे करके पूछ ले, जिससे आपसे पूछ लेगा C3H8, इसमें कुल मिलाकर के कितने बंधन होंगे? तो चलिए हम तुरंत आपके सामने गिन लेते हैं। C3 है तो C को हमें क्या करना है? 3 बार लिखना है, 1 2 3। अब इसे हमें हाइड्रोजन को लगाना है तो सिर्फ हम लकीर खींच देंगे, हो जाएगा। इसमें अगर हम गिनते हैं, देखिए इसमें कुल मिलाकर के हमें कितने बंधन देखने के लिए मिलते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इसमें जो है C3H8 ये है आपका प्रोपेन का सूत्र है। इसमें प्रोपेन में कुल मिलाकर के कितने सहसंयोजक बंधन आ गए हमें? तो 3 3 6 और 6 4 10, कुल मिला के कितने सहसंयोजक बंधन हैं? 10 सहसंयोजक बंधन है। इस तरह से आपको अगर मान लीजिए कोई भी सूत्र दे दिया जाए तो उसमें सहसंयोजक बंधन आसानी से गिन सकते हैं। चलिए हम आपको एक सवाल भी दे देते हैं और उसका जवाब आप जो है उसमें कितने सहसंयोजक बंधन होंगे इसे आप कमेंट करेंगे। ठीक है, तो आपको गिन करके बताना है। CH4 मेथेन का सूत्र है, इसमें कुल मिलाकर के कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? साथ ही साथ एक और सवाल है आपको बताना है कि ब्यूटेन C4H10 इसमें कुल मिलाकर के कितने सहसंयोजक बंधन होंगे? इसे भी आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 में आपसे पूछा गया है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या होती है। देखिए ओजोन का सूत्र हो जाता है O3, तो इसमें परमाणुओं की संख्या कुल कितनी हो जाएगी? तो आप आसानी से इसे देख के बता सकते हैं कि इसमें परमाणु की संख्या हो जाएगी 3। ठीक है, अब ओजोन क्या होता है? तो ओजोन जो है यह समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है, यह समताप मंडल में पाया जाता है और यह क्या करता है? तो सूर्य से आने वाली जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उस किरणों को रोकने का काम करता है। और यह हमें क्या करता है? सूर्य से आने वाली जो भी पराबैंगनी किरणें हैं, इससे जैसे हमारे अगर ये डायरेक्ट हमारे शरीर पर पड़ता है, हमारे त्वचा पे पड़ता है, तो इससे क्या होता है? मनुष्य के शरीर में त्वचा कैंसर जैसी बीमारी होती है, तो इससे भी ओजोन परत हमारी रक्षा करता है। ठीक है, इसीलिए ओजोन परत को पृथ्वी का सुरक्षा कवच भी कहा जाता है। इसे भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका सवाल नंबर 16। सवाल नंबर 16 है कि मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। तो देखिए वृक्क जो होता है हमारे शरीर में, वृक्क की कुल संख्या जो है हमारे शरीर में वृक्क की संख्या होती है
2, जिसे हम लोग किडनी भी कहते हैं। किडनी की कुल संख्या होती है 2। ठीक है, अब किडनी का काम क्या है, तो किडनी हमारे शरीर में उत्सर्जन का काम करता है। ठीक है, किडनी हमारे शरीर में क्या करता है, उत्सर्जन का काम करता है, और ये नाइट्रोजन युक्त जितने भी पदार्थ होते हैं उस सभी को निकालने का काम करता है। तो आपको जवाब आपका मिल गया होगा। आपका सवाल का जवाब हो जाएगा क्या, कि ये किससे संबंधित है, उत्सर्जन से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट सवाल है आपका, और ये मोस्ट VVI सवाल है, और इसे देखिए 2011 में भी पूछा गया था और 2012 में भी इस सवाल को फिर से रिपीट करके पूछा गया है। तो मोस्ट VVI है, इसे आप अच्छी तरह से लिख लेंगे। ठीक है, और साथ ही साथ जिस सवाल का जवाब आपको याद नहीं होता है तो उसको जो है आप प्रश्न के साथ उसका जो है आंसर भी अपने नोट में लिख लिया करें, और साथ ही साथ आप उसका नोट भी बनाते जाएं। ठीक है, ताकि आगे जो है आपको उसका जवाब ढूंढने में फिर परेशानी ना हो। ठीक है, चलिए सवाल को देखते हैं। 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को कहते हैं। तो 2 तंत्रिका तंत्र के बीच के खाली स्थान को क्या कहते हैं, तो ये आपको हम पिछले वीडियो में भी बताए थे कि 2 तंत्रिका तंत्र के बीच के खाली स्थान को हम लोग सिनेप्स कहते हैं। कोई भी अगर तंत्रिका कोशिका है, ठीक है, तो इसका 2 तंत्रिका तंत्र जो होता है, इसके बीच का जो खाली जगह होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, इसका बीच का जो खाली जगह होता है इसे हम लोग सिनेप्स कहते हैं। ठीक है, अब तंत्रिका कोशिका क्या होती है, तो तंत्रिका कोशिका जो है यह मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है। और मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इसे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, और उसका जवाब आप देंगे कि मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, इसे आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल को हम लोग देखते हैं। परागकोश में होते हैं, परागकोश में क्या पाए जाते हैं, तो परागकोश में क्या पाए जाते हैं, परागकोश में परागकण पाए जाते हैं। परागकोश किसका भाग है, स्त्रीकेसर का या पुंकेसर का, तो परागकोश जो है यह पुंकेसर का भाग है। ठीक है, परागकोश किसका भाग है, पुंकेसर का भाग है। अच्छा, परागकण किस रंग का होता है, तो परागकण जो होता है यह किस रंग का होता है, पीले रंग का होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवाल हम लोग देखते हैं। सवाल नंबर 19 को हम लोग देखते हैं। 19 में क्या है, 19 में आपसे पूछा जा रहा है कि विकासीय दृष्टिकोण से हमारी किससे अधिक समानता है। तो देखिए विकासीय दृष्टिकोण से जो है हम लोग की सबसे अधिक समानता किससे है, चीन के विद्यार्थी से है, या चिंपैंजी से है, या मकड़ी द्वारा अलैंगिक मतलब मकड़ी से है, या फिर जीवाणु जनन से है, किससे है। तो विकास की दृष्टि से हमारी सबसे ज़्यादा समानता किससे है, चिंपैंजी से है। ठीक है, और कहा भी जाता है कि मनुष्य जो है वह किससे बना है, मतलब उत्पन्न हुआ है, तो वो चिंपैंजी जो है, चिंपैंजी से ही धीरे धीरे हम लोग क्या बने हैं, मानव बने हैं। सवाल नंबर 20 है आपका, मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, ये सवाल आपको 2011 में भी पूछा गया था और 2012 में भी पूछा गया है, और आगे आने वाले वीडियो में भी हम आपको बताएंगे कि ये आगे नेक्स्ट साल भी इस सवाल को पूछा गया है। तो बहुत बार इस सवाल को दोहराया गया है, इसलिए आप इसे अच्छी तरह से याद रखेंगे। मुकुलन द्वारा जनन किस में होता है, तो मुकुलन द्वारा जनन होता है ईस्ट में। साथ ही साथ एक और आप याद रखिएगा कि मुकुलन की क्रिया के द्वारा जनन जो है वो हाइड्रा में भी होता है। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन आप ध्यान में रखेंगे, अच्छी तरह से याद रखेंगे, दोनों आपसे पूछा जाता है। ठीक है, ईस्ट में भी और हाइड्रा में भी। 2012 का जो है आपको पूरा का पूरा हम ऑब्जेक्टिव कंप्लीट करवा दिए, और इसी तरह से हम आपको अब अगले वीडियो में जो है सो 2013 का जितना भी ऑब्जेक्टिव 2013 में पूछा गया है वो सभी पूरी डिटेल्स के साथ आपको हम करवा देंगे। इससे फ़ायदा हो रहा है तो इसे आप अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है इस वीडियो को आप शेयर कीजिए। ठीक है, ताकि आपके दोस्तों को भी जो है लाभ हो। आंसर के साथ अगर आपको इसका PDF डाउनलोड करना है तो आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम चैनल जो है वो डिफेंस लवर के नाम से, जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आप जो है हमारे टेलीग्राम चैनल में चले जाएंगे और वहाँ से आपको ये PDF बिल्कुल जो है आंसर के साथ मिल जाएगा। तो वहाँ से आप इस PDF को अच्छी तरह से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है,
अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, हेल्पफुल लग रहा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें, ठीक है, और अपने दोस्तों में शेयर करें और इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। तो फिर हम अब मिलते हैं अगले वीडियो में, फिर 2013 के क्वेश्चन बैंक के साथ फिर हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में।